नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। आज तक के आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं नंबर 1 शो दंगल। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से कमर कस के तैयार हो रही है और बीजेपी की इस तैयारी में जो सबसे बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है वो ये कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही बीजेपी पूरी तरह से भरोसा करने जा रही है। पिछले हफ्ते जब बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 3 दिनों तक लंबी लंबी बैठकें की थी, तब यूपी को लेकर कई तरह के कयास निकलकर सामने आ रहे थे। इसीलिए आज दंगल में बहस इसी बात पर होगी कि क्या योगी मॉडल से ही बीजेपी का काम 2022 में बन जाएगा। क्या पिछले हफ्ते हुई बीजेपी की बैठक एक तरह से यूपी बीजेपी के नेताओं को सिर्फ ये संकेत देने के लिए थी कि योगी ही सर्वे सर्वा बने रहेंगे। इसी के साथ बहस इस बात पर भी होगी कि जब योगी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो क्या इससे विपक्ष की चुनौती बढ़ेगी या फिर घटेगी। आज की बहस शुरू करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। योगी है ना। उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते चली आरएसएस और बीजेपी संगठन की कवायद का कुल जमा नतीजा यही है। चुनाव से पहले सरकार के नेतृत्व परिवर्तन के कयासों पर विराम लग गया है और फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा थम गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बीच मचे सियासी घमासान के बीच एक बात तो तय है कि पार्टी के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई चेहरा नहीं है और इसीलिए तमाम अटकलों के बावजूद इतना साफ कर दिया गया है कि इस चुनाव में भी अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बदलाव संगठन में किए जाएंगे या फिर कुछ बदलाव ऐसा होगा जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चुनावी नैया पार लगाएगा। योगी जी मजबूती से बने रहेंगे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही आज क्या है, माननीय योगी जी ने कैसे चुनौतियों का सामना करते और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, उनके चेहरे पे चुनाव। हाँ, उनके योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। उनकी ईमानदारी, आज मैं कह सकता हूं कि अपराध उनके शासन में अपराध रुका हुआ है। पिछले हफ्ते जब बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में कैंप किया था, तब उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा से अलग अलग बातचीत की थी। इसके बाद वो कई मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों से अलग अलग मिले थे। इन बैठकों में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर खुलकर बात हुई थी। बैठकों में नाराजगी और उम्मीदों का इजहार हुआ था। अब बीजेपी नेतृत्व पूरी तौर पर आने वाले चुनाव में योगी के चेहरे पर ही भरोसे का संकेत दे रहा है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी रहे पूर्व नौकरशाह एके शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करने जैसे मुद्दे पर बात अटकी पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक योगी एके शर्मा को मंत्रिमंडल में लेने को तैयार है, लेकिन उनको कोई ऐसा पद देना नहीं चाहते कि प्रदेश में 2 पावर सेंटर होने का भ्रम फैले। पिछले 4.5 सालों में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे हैं और साथ साथ बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने जो फैसले लिए हैं उसकी चर्चा देश भर में हुई है। देश का कहीं भी कोई चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ उस चुनाव के स्टार प्रचारक रहे हैं। कई ऐसे काम, गो हत्या पर प्रतिबंध, ट्रिपल तलाक को कड़ाई से लागू करना, ऐसे मामले रहे हैं जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और खासकर संघ के सबसे प्रिय चहेते पोस्टर बॉय निकले हैं और कोई भी अपने इस फायर ब्रांड नेता को खोना नहीं चाहेगा। तमाम समीकरणों के बावजूद योगी पर भरोसा यूपी में उनके कद को बता रहा है। 2022 के लिए योगी के चेहरे को ही आगे रखने के बीजेपी के फैसले में पार्टी की भविष्य की राजनीति का दारोमदार टिका है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो बीते 36 सालों में अगर हम नजर डालें तो कोई भी ऐसा एक चेहरा नहीं रहा जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश में उसने अपनी सरकार को रिपीट करवाया हो। योगी के सामने भी बड़ी चुनौती है क्योंकि बीजेपी के वो पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अपना 5 साल का टर्म पूरा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच 2022 के लिए अगर योगी का चेहरा सामने है तो विपक्षों के लिए मुश्किल या फिर आसान। इसी विषय पर दंगल की आज से शुरुआत हम कर रहे हैं। इस वक्त
और आज दंगल में हम अपने मेहमानों का परिचय कराएं उसके पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं। आज हम बहस का नया स्वरूप अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को डेढ़ मिनट बोलने का मौका मिलेगा। इस दौरान उन्हें कोई नहीं टोकेगा, लेकिन 1.5 मिनट के बाद उनका समय खत्म हो जाएगा और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि हमारे जितने भी मेहमान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं इन तमाम बातों का वो ख्याल रखेंगे। परिचय करवा देती हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीएसपी के समर्थक एमएच खान हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा आपसे ही शुरुआत करते हुए, जहां पर आग होती है धुआं वहीं से उठता है, लेकिन अब बीजेपी ये बड़ा मैसेज दे रही है कि यूपी में योगी के नेतृत्व में सब ठीक ठाक है। इस बात को माना जाए? जहां आग होती है वही धुआं उठता है और ये जो आग है ये आग समर्पण का आग है, ये आग जीत की आग है और ये जो धुआं है ये बिल्कुल जीत की ही धुआं है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, सबसे बड़ा विषय जो हमारे जहन में आता है वो है माफिया राज का, वो है क्रिमिनल पॉलिटिक्स का। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में भले ही मुख्यमंत्री कोई और रहा हो, भले ही अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, मगर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को विभागों में बांट दिया गया था कि इतना प्रतिशत जो है वो मुख्तार अंसारी संभालेंगे, इतना प्रतिशत उत्तर प्रदेश को वो अतीक अहमद संभालेंगे, 25% मुकीम काला संभालेंगे और 25% जो है वो खान मुबारक संभालेंगे। आज वो परिस्थिति नहीं है। आज मुख्यमंत्री सख्त रूप से जिस प्रकार से कानून की स्थिति को वहां बनाए हुए हैं, बजाए हुए हैं, वो अपने आप में एक मानक बन के, एक उदाहरण बन के उभरता है। आप मुझे बताइए, पहले कृष्णानंद राय केस में 400 राउंड फायरिंग हुई थी एक एमएलए के ऊपर, 400 राउंड फायरिंग, और उसके बाद जो पीड़ित का परिवार है वो जाता है सुप्रीम कोर्ट और गुहार लगाता है, मिलॉर्ड प्लीज जांच करवा दीजिए। आज मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक हो, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है कि प्रभु हमें बचाइए वरना योगी जी हमें छोड़ने वाले नहीं है। आज ये सारे ड्रेडेड क्रिमिनल्स तख्ती लटका लटका के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जेल में डाल दो मगर हमें मारो नहीं, हमें किसी भी कीमत पे बचाओ। ये बहुत बड़ी बात है। जिया उल हक डेप्यूटी एसपी की हत्या कर दी गई थी, एक डेप्यूटी एसपी की सड़क के ऊपर अखिलेश राज में। आप बताइए, एक व्यक्ति को पकड़ा गया या एक व्यक्ति को दंडित किया गया? और यहाँ देखिए, सीएए की प्रोटेस्ट के समय पोस्टर भी लगाए गए और उनसे पैसे वसूल करके जनता का पैसा चुकाया। ठीक है, अब आगे क्या होगा? ये बड़ी चुनौती विपक्षी दलों के लिए बन पाएगा या फिर नहीं? जो तमाम मुद्दे गिनाते हुए यहां पर संबित पात्रा नजर आए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, लगातार आप लोगों की नजर थी कि चेहरा बदल जाएगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, फिर निशाना साधने का अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। जितने सपने थे उन पे पानी फिर गया या फिर सपना बरकरार है? और मेरा सवाल यह भी है कि योगी के रहने से आप लोगों को फायदा होगा या फिर मुश्किलें बढ़ेंगी? आपका समय अब शुरू होता है। देखिए, योगी जी के खिलाफत तो बीजेपी के अंदर से बीजेपी के 250 एमएलए विधानसभा में पूरा देते रहे कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है, इस देश में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। फिर अभी कुछ दिनों पहले शुरू हुई कवायद, योगी हटाओ योगी हटाओ, चारों तरफ से लोग आने लगे, सारे विधायक मंत्री सब ये बताने लगे कि योगी रहेंगे तो हम जीत नहीं सकते। लेकिन योगी ने हटने से मना कर दिया। ये हुआ कि हटाने के बाद योगी को जबरदस्ती अगर हटाया जाता है तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इनको रहने दो। तो मजबूरी में बीजेपी योगी जी को स्वीकार रही है, चुनाव में जा रही है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। हटाने के बाद तो बीजेपी और भी जो बची खुची है समाप्त हो जाएगी, ऐसा बीजेपी के लोगों का मानना है। दूसरी बात देखिए, आज के तारीख में मैं कुछ जो संबित ने गिनाया उसका तथार्थ बता दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि माफिया राज समाप्त हो गया। दुनिया की पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की बीजेपी की जिसने विधानसभा में ये बिल ला के लाया कि हम अपराधियों से मुकदमे वापस करेंगे, और 20,000 अपराधियों से मुकदमे वापस लिए, जिसमें इनके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के नीचे नंबर 2 नंबर 1 से लगा तमाम नेता। तो ये तो है कि अपराधियों पर मुकदमे लगाने, अपराधियों को जेल में ठूसने के बजाय अपराधियों से मुकदमे वापस लेती हैं। जेलें तक सुरक्षित नहीं है, जेलों में अपराधी तक मारे जाते हैं, सुपारी पर लेकर के मारे जाते हैं। कानून व्यवस्था की हालत देख लीजिए, नौजवानों की रोजी रोटी, रोजगार, भर्तियां, बहुत सारे मुद्दे आपने गिना दिए। रोजगार के साथ ही कानून व्यवस्था का मुद्दा, इस पर संबित पात्रा जवाब देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी से अगला सवाल आशुतोष वर्मा जी, आप लोगों की भी नजर बहुत ज्यादा है कि बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, कौन उनको परेशान कर रहा है, गुटबाजी कितनी ज्यादा है, और इस समाजवादी पार्टी खुद के भीतर भी तो देखेगी कि उसकी क्या तैयारी है 2022 के लिए। जी चित्रा जी, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको बता दूं कि
भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है इस पे हमें नजर रहती है, लेकिन हमको पता है कि इनके अंदर क्या हो रहा है। जैसे इनके खाने के दांत दूसरे होते हैं और खाने के दांत दूसरे होते हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जिस तरीके से जूतम पैजार वाली सरकार चल रही है, आपने देखा होगा कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरा सा भी उसको संबंध रहता है, वो जान रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में तलवारें खींची हुई हैं। वो अपने अंदर म्यान में रखने को तैयार नहीं है। तो ये जूतम पैजार वाली सरकार है और सब लोग जानते हैं कि जिसके मुख्यमंत्री के खिलाफ खुद ही 250 से ज्यादा लोग उसके खिलाफ लिख चुके हैं, ये पहली सरकार आपने देखी होगी। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर, राम राज, राम भक्त और जय श्री राम वाले उत्तर प्रदेश की प्रॉपर्टी वाले में जब इलाहाबाद कोर्ट ये बोलता है कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, ऐसी सरकार क्या करने के लिए यहाँ पे आई है? ऐसी सरकारों के लिए जो मानवीय मुद्दों से हटा। आपके 20 सेकंड बाकी थे, लेकिन आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। अब मैं सीधे एमएच खान साहब, चूंकि संबित पात्रा सभी का जवाब भी देना चाहते हैं, मुझे पता है कि जिस तरह से डिबेट की आदत रही है, लेकिन एमएच खान साहब सीधे आपका रुख करते हुए, मायावती जी कहां जा रही हैं, किसके साथ चुनाव लड़ रही हैं? बीजेपी के भीतर तो क्या हो रहा है इस पर आप लोगों की नजर है, लेकिन क्या है बसपा की तैयारी? नहीं, बसपा की तैयारी तो हर पार्टी की तैयारी अपनी होती है और बसपा की तैयारी भी अपनी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 1917 का जो चुनाव हुआ था, ये योगी जी के नेतृत्व पे या योगी जी के नाम पर नहीं हुआ था, और ये नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हुआ था। अब ये पहली बार हो रहा है कि वो योगी जी के नाम पर चुनाव में जा रहे हैं। संबित पात्रा जी की बात से मैं सहमत हूं कि और सरकारों में विभाग बांट दिए जाते थे, लेकिन योगी जी के सरकार में विभाग बांटे नहीं जाते। सारा कुछ पावर योगी जी अपने पास रखते हैं। कोई मंत्री कहीं दिखाई नहीं देता है। इतना बड़ा कोरोना काल हुआ, स्वास्थ्य मंत्री कहीं नजर नहीं आया कि कुछ बोलता हुआ नजर आ जाए, या स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री कहीं नजर नहीं आया कहीं बोलता हुआ नजर आ जाए। जहां देखिए योगी जी भी अपना चुपचाप पड़े थे, पश्चिम बंगाल की रैलियों में घूम रहे थे, कोरोना काल में रैलियों में घूम रहे थे, और कोरोना काल में यहाँ पे आपने कोरोना में जिला पंचायत और प्रधानी का चुनाव कराया आपने, उसमें भी आपने मुंह की खाई, आपको सफलता उसमें नहीं मिल पाई। और सवाल इस बात का है कि जहां एक एक घर में 8-8 लोग एक एक दिन में मरे हों, जहां 200-200 लाशें एक एक घाट पर जली हों, वहां ऐसे सरकार को तो सबक जनता सिखाएगी ही सिखाएगी। इसकी चिंता मत करिए आप। योगी जी, अभी आपके किसी आपके रिपोर्टर ने कहा कि हिंदू का बड़ा चेहरा है, तो क्या संविधान ये कहता है कि हिंदू चेहरा उतारिए आप? संविधान तो ये कहता है। चलिए ठीक है, संविधान क्या कहता है इस पर हम आएंगे। आपने अपनी बात रख ली है। अब शांतनु गुप्ता जी, एक आपका कमेंट लगते हुए फिर डिबेट हम शुरुआत करेंगे और एक दूसरे से भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं। शांतनु गुप्ता जी, अब सीधा से सवाल आपसे ये, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी 2022 के चुनाव में जा रही है, इससे बीजेपी को फायदा होगा या फिर विरोधी दल इसका फायदा उठा ले जाएंगे? क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में? चित्रा जी, जिसको भी ऐसा लगता था, जो भी राजनीतिक विश्लेषण करता है, राजनीति में है, अगर उसको ऐसा लगता था कि भाजपा योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेगी, तो मेरे ख्याल से मैं उसकी राजनीतिक ज्ञान पे शक करूंगा कि वो ऐसा सोच क्यों रहा था। देखिए, हुआ क्या, 7-8 दिन पहले जब कोविड की सेकंड वेव पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार पा लिया, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा हुआ, तो कुछ कोई न्यूज बननी बंद हो गई, तो एक फिक्टिशियस लड़ाई क्रिएट करेगी कि चलो कुछ नहीं, बैठे खाली बैठे बैठे योगी जी और मोदी जी के बीच में लड़ाई करी जाए, जूसी खबर होगी, 4 डिबेट होंगी, और उसके लिए एक फिक्टिशियस मीटिंग भी क्रिएट करेगी। दिल्ली में फिक्टिशियस मीटिंग क्रिएट करेगी, उस पर डिबेट, मैं भी एक डिबेट में चला गया ऐसी एक डिबेट में कि नरेंद्र मोदी थे, सुनील बंसल थे, उसमें उत्तर प्रदेश में चर्चा हुई, और उसके बाद बीएल संतोष जी का एक जो रेगुलर दौरा था, जो भाजपा में संघ में होता है रेगुलर दौरा, मेहनत करने वाली पार्टी है, वो जाते हैं, उसको भी उससे लिंक कर दिया गया। ऐसा तो कोई प्रश्न ही नहीं था कभी। जो मुख्यमंत्री, आपकी तो इंडिया टुडे की खुद डिबेट में भी जनवरी में आया है कि पहले नंबर के मुख्यमंत्री हैं, आपके जो सर्वे में आया, जो दूसरे मुख्यमंत्री थे आपके बहुत दूर थे पायदान में कहीं, तो ऐसे में पार्टी क्यों अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी? वो तो सर्वमान्य चेहरा है उत्तर प्रदेश में, और चाहे कोई भी काम देख लीजिए। संबित भाई ने लॉ एंड ऑर्डर का काम बताया, परसों संबित भाई राशन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और संबित भाई जो आप एक एक शब्द बोल रहे थे वो उत्तर प्रदेश में हो चुका है। 14 करोड़ राशन धारकों की आधार सीडिंग हुई है, 80,000 दुकानों पे पॉस मशीन है, 97% ट्रांजैक्शन आधार से हो रहे हैं,
केवल राशन पे चुनाव जीत जाएगी भाजपा। ठीक है। बिजली जो केवल 12-12 घंटे आया करती थी, वो बिजली अब 20 घंटे 22 घंटे गांव में आ रही है, उस पे केवल चुनाव जीत जाएगी। तो आपका भी यही मानना है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर अगर चुनाव नहीं लड़ती बीजेपी तो शायद उससे का नुकसान होता और इससे विरोधियों को चिंता होने की जरूरत है यकीनन। बाकी मेहमानों की मैं पास आऊंगी। अब समित पात्रा, डिबेट की शुरुआत करते हुए, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जाहिर तौर पर वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीते दिनों लगातार मीडिया में जो खबरें चलती रही उसका ना तो खंडन करने के लिए कोई सामने आया, बजाय बहुत सारे बड़े बड़े बीजेपी के ही नेता अंदर खाने इस बात को लेकर अलग अलग तरह के नाम आपस में ही शेयर करते रहे। अब मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है, बीजेपी योगी जी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में जाएगी 2022 के लिए, लेकिन यकीनन यह भी टफ है कि आपको 5 सालों की कामकाज का हिसाब देना होगा। अब हवा चली थी या फिर मंदिर की लहर या तमाम लहरें, उसको किनारे करते हुए आपने बीते 5 साल में क्या किया, इस जवाब के साथ लोगों के बीच जाना होगा। क्या करेंगे ऐसे में? चित्रा जी, हम तो हिसाब किताब लेके बैठे हुए हैं। अभी डिबेट में मैं तो कहता हूं 2 घंटे का डिबेट कर दीजिए और आप मेरे से हिसाब मांगिए। हम तो हिसाब देने ही आए, मैं एक एक करके हिसाब देता हूं। चित्रा जी, आपका स्टूडियो, आज तक का स्टूडियो नोएडा में है और मैं जानता नहीं हूं आप रहती कहां हैं, शायद नोएडा में रहती होंगी। आप खुद व्यक्तिगत रूप से या स्टूडियो के अनुभव से बताइए, जो अभी शांतनु भाई ने कहा, बिजली, जिस उत्तर प्रदेश में पहले लोग कहते थे कि अब अंधेरा शुरू हो गया मतलब उत्तर प्रदेश शुरू हो गया है, आज लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही कहते हैं उजाला आ गया मतलब उत्तर प्रदेश आ चुका है। यह बिजली की स्थिति है, यह हंसने वाला विषय नहीं है। ये हम सब जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप बताइए इस पूरे कोरोना काल में, मैं WHO का एक स्टेटमेंट लेकर बैठा हुआ हूं, आप देख सकते हैं 24 से 25 करोड़ पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। इनसे छोटे राज्य तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, यहां ज्यादा मौतें हुई हैं, ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकले हैं। बावजूद इसके कि संपूर्ण लॉकडाउन इन राज्यों में किया गया था, उत्तर प्रदेश ने आर्थिक गतिविधियों को काम भी करने दिया। आंशिक लॉकडाउन करके जिस प्रकार से 3 करोड़ से अधिक लोगों का रिकॉर्ड टेस्टिंग किया, WHO ने एक प्रशस्ति पत्र देते हुए कहा है कि इससे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अभी देखिए चाचा जी, बीच में चाचा जान बीच में नहीं चिल्लाएंगे। चाचा जी बताइए ना, बिजली का रेट क्या है? बिजली एक सेकंड अपने समय पे बोलने के लिए बोला गया आपसे। ठीक है एमएच खान साहब, एक लाइन में छोटा सा, ठीक है सर, आपने सवाल पूछ लिया, जब आप अपने ठीक है सर, देखिए ये चाचा जान ये डिबेट ऐसे नहीं होता है। आप रुकिए चाचा जान, आपको आदत पड़ गई थी अंधेरे में रहने की, आप बखला गए हैं। चित्रा जी, चाचा जान को शांत कर दीजिए, मैं शांति से बैठा हूं। एक बार उनकी बात हो जाए, आपका सवाल उन्होंने सुन लिया है। बिजली का रेट मैं पूछ लेती हूँ, अखिलेश जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है सर, बताइए, बिजली का रेट वो पूछ रहे हैं। मैं सब बताऊंगा ना, मैं आराम से बात तो कर लूं। ये बीच में अगर हर कोई चिल्लाने लगे तो डिबेट तो नहीं हो पाएगा। मगर आप दूसरी बात मुझे इसका नहीं रुकिए। ठीक है सर, खान साहब प्लीज, खान साहब प्लीज, हाँ वो बता रहे हैं, सुन तो लीजिए। सस्ता है, पिछले बार की सरकार से सस्ता है, बस बता दिया। आप बैठिए। देखिए चित्रा जी, इस प्रकार से मैं भी बीच में टोक दूंगा। खान जी, अगर आप लगातार एक ही बात को 10 बार दोहराएंगे तो वो कैसे जवाब देंगे? प्लीज एमएच खान साहब, वो पूछ रहे हैं कि बिजली आप कितने में खरीदते हैं, जनता को कितने में देते हैं, इसका आप हिसाब दीजिए। ये हिसाब तो दिया हुआ है, ये हिसाब तो सबके सामने है, इसे बताना क्या है? ये तो आप भी बिजली के भुगतान करती है तो आपको रेट पता है बिजली का रेट क्या है। और जिस नहीं, देखिए चित्रा जी, इस प्रकार से जो डिबेट नहीं होना चाहिए, चिल्ला करके मैं बार बार कहता हूँ। एक शालीनता के साथ आज आपने शुरू किया था डिबेट, फिर से ये चाचा जान आपके बीच में इस प्रकार चिल्लाना शुरू, ये आप शालीनता के साथ डिबेट नहीं कर रहे हैं। एमएच खान जी प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, फिर आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। समित पात्रा अपनी बात खत्म करें, अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक, देखिए मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। जहां तक कोरोना काल का समय है, आप याद करिए 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 12 मेडिकल कॉलेज खोले गए थे। योगी जी ने अपने 5 वर्ष के, अभी तक 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 30, ये चाचा जान प्लीज जाके बगल में हंसिए, अकेले हंसिए, माइक जो करते हैं। एमएच खान साहब प्लीज, चाचा जान साइड में हंसिए। मैं रोका चित्रा जी, इनको बोलिए। एमएच खान साहब, अगर आप उनको बोलने नहीं देंगे, बाकी लोगों का भी नंबर नहीं आ पाएगा डिबेट सही तरीके से। सर, डिबेट खोलने का मतलब सिर्फ ये था कि एक लाइन में आप सवाल जवाब कर सकते हैं। अब लगातार आप ही बोलेंगे तो उनका भी समय आपको मिल जाएगा, फिर आपके समय में भी दूसरा बोलने लगेगा, फिर आपको तकलीफ होगी। प्लीज एमएच खान जी, प्लीज समित पात्रा अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आपने कहा कि हम कौन से रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। चित्रा जी, इन्वेस्टमेंट, ये जब कोरोना काल चल रहा था, आप देखिए जर्मनी की एक बहुत बड़ी फुटवेयर कंपनी, उसका नाम भी लिख के लाया हूं मैं,
वॉनवेलेक्स जो कंपनी है चाइना में कार्यरत थी, चाइना से अपने फैक्ट्री को लाकर वो स्थानांतरण कर रही है अपना आगरा में, और कितने बड़े रकम की वो इन्वेस्ट कर रही है। क्यों इन्वेस्ट कर रही है? दूसरा इन्वेस्टमेंट आप देखिए, वेबले स्कॉट जो गन बनाती है, सबसे बड़ी गन कंपनी है, यूके से आ रही है हरदोई, ये कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तीसरा, पहले पूरे 70 वर्षों में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बने। जेवर का एयरपोर्ट अब तक पड़ा हुआ था, कोई इसे बनाने को तैयार नहीं था। आज योगी जी के समय में 4 वर्षों में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जेवर का एयरपोर्ट वो भी पारित हो गया है। क्या ये, और चाचा जान पूछ रहे थे कि हमने क्या किया कोरोना के समय। चाचा जान, आपने जो खरबों खर्च करके हाथी बनाए, वो हाथी का सूंड तो वेंटिलेटर का काम नहीं करेगा ना, वो हाथी का सूंड तो वेंटिलेटर का काम नहीं करेगा। मगर जहां तक वेंटिलेटर, किसानों को भला नहीं होने वाला है। अरे किसानों को बता देता हूँ, ये बताइए एयरपोर्ट क्यों बनाना है, ये बोल रहे हैं, ये क्या कमाल की बात है। इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से किसान जो मर रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं किसानों को बता देता हूँ, मगर आप बताइए ये जो पत्थर के हाथी देगा, ये पत्थर के हाथी क्या कर रहे थे? चर्चा जवाब है नहीं आपके पास। ये पत्थर के हाथी किसानों को कैसे बचा रहे थे? अरे भाई, ये पत्थर के हाथी, ओहो चित्रा जी, इनको चाबी भर के माया जी ने भेजा है, ये ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। चलिए ठीक है सर, ये पत्थर के हाथी किसानों को बचा रहे थे कि किसानों को लेकर बीच का रास्ता आखिर क्यों नहीं निकालती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अखिलेश जी, मैं फौरन आ रही हूँ संबित जी आपके पास। अखिलेश जी को जुड़ना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, आप मुस्कुरा तो बहुत रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने ताजा इंटरव्यू में एक और बात का जिक्र किया है। प्रियंका गांधी बार बार जो चिट्ठी लिख रही हैं या ट्वीट करके निशाना साधती हैं यूपी सरकार पर, उन्होंने कहा है कि एक तरफ हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक संक्रमण जो इन पार्टियों ने फैलाकर रखा हुआ है उनसे भी लड़ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि चिट्ठी लिखकर दरअसल सिर्फ और सिर्फ मीडिया में सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं ये लोग। इस पर क्या है आपका जवाब? और संबित ने विपक्ष को जो सवाल पूछे, हम संबित से शुरू करते हैं। बीजेपी का मतलब बड़ी झूठी पार्टी। अब मैं बता रहा हूं क्यों। संबित ने कहा, बिजली के बारे में जिक्र किया कि मैं मोदी जी और योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली आने लगी। मैं कांग्रेस पार्टी जब थी दिल्ली में तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की थी, पूरे देश के हर गांव को विद्युतीकरण किया था। और आदरणीय मोदी जी ने लाल किले पे पहले ही भाषण में कहा था कि मात्र 18,000 गांव विद्युतीकरण से बचे हुए हैं। स्वयं मोदी जी ने कहा था। और यहाँ ये सज्जन बता रहे हैं कि योगी जी जब आए हैं तब बिजली आना उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। फिर अभी बोलूंगा तो बुरा लगेगा, आदत मत बोलिए। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, सॉरी, फुटबॉल मत बना करो। अरे राजीव जी नहीं किया, फुटबॉल मत बना करो डिबेट। ये तो बिजली तो राजीव जी ने बनाया था। नहीं, ये तो मोदी जी ने कहा बिजली लाल किले से। देखिए चित्रा जी, इनकी आदत है फुटबॉल बनने की, जब तक प्यार किक नहीं पाते खामोश नहीं होते हैं। चलिए, आपकी बात गुस्सा सुन रहा था संबित जी। नहीं तो आप उनको क्यों नहीं चुप करा रही? ठीक है, मुझे लगता है संबित आप थोड़ा सा उनको बात कर लेने दीजिए। ठीक है, मैं तो तथ्यात्मक तथ्य रखता हूँ, पीड़ा होगी, तथ्यात्मक तथ्य रखता हूँ। जो अगर ये कहता है कि हमने बिजली ला दी, उन्हीं के प्रधानमंत्री ने पहले ही कार्यकाल में अपने 6 साल पहले लाल किले से बताया था कि सिर्फ 18,000 गांव विद्युतीकरण से बचे हुए हैं। और जिन 30 मेडिकल कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की योजना है। 3 जिलों में 1 मेडिकल कॉलेज बनेगा पूरे देश में। और 60-40 का 50-50 की वो बजट है। और अभी भी वो मेडिकल कॉलेज सब पैसे की कमी से कांग्रेस के समय शुरू, आज भी सब नेहरू जी की जिंदाबाद। नेहरू जी नमस्ते। कोई कंप्लीट हुआ हो। ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है। लेकिन अखिलेश जी, 30 साल हो गए उत्तर प्रदेश से आप लोगों को गायब हुए। आप कह रहे हैं कि उस जमाने की योजना थी, अब जाकर उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो फिर कम से कम ये सरकार उस पर इम्प्लीमेंट तो कर रही है। इस बात को आप मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे? लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश को आप लोगों को कौन सा चेहरा है जो पसंद है? यूपी में योगी है ना, बीजेपी ये बात कह रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। जो ट्विटर अकाउंट है उत्तर प्रदेश बीजेपी का, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, किसी की तस्वीर नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और यूपी प्रदेश अध्यक्ष की, जिसको लेकर तरह तरह से कयासों का बाजार गर्म हो चला था। लेकिन फिलहाल इस पर विराम दिए जाने की कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। चर्चा में आगे बढ़ते हुए अब सीधे आशुतोष जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। समित, ये ट्विटर वाला आप जवाब दीजिएगा, लेकिन बीजेपी से आप जब लड़े तब लड़े, उसके पहले तो समाजवादी पार्टी एकला चले या गठबंधन, अभी तो उसकी सबसे बड़ी यही टेंशन दिखाई दे रही है। क्या है आप लोगों का प्लान
योगी आदित्यनाथ और बीजेपी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में? नहीं चित्रा जी, योगी आदित्यनाथ से लड़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े जूतम बाजार चल रहा है जिसमें खुद ही अपने आप को लड़ भिड़ के मर जाएंगे, उसमें कोई जरूरत नहीं है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो माननीय अखिलेश यादव ने बार बार कहा है हम किसी भी बड़ी पार्टी से कोई बड़ा गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। हम छोटी पार्टियों को अपने दल के साथ में हम लोग साथ में आएंगे और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और लगातार ये संबित भाई चिल्ला रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना कर रहा है। अरे भाई आप डॉक्टर हो, आप तो इतने उत्तर प्रदेश की बात कर लो कम से कम। आपने तो एक बार भी नीति आयोग की रिपोर्ट की बात नहीं करी, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एक बार भी बात नहीं करी। वो तो आप खा गए क्योंकि वो आपके लिए उत्तर प्रदेश नीचे आ रहा था, वहां तो आप बात करने को तैयार नहीं हो रहे थे। अरे कब लोगों की लाशों के बारे में बात करोगे, कब बात करोगे जब टेम्पो में और ऑटो में बैठ के लोग ऑक्सीजन से मर गए? कौन माफी मांगेगा उससे? कौन माफी मांगेगा उस आदमी से जो देश का स्वास्थ्य मंत्री होकर डार्क चॉकलेट खाने की बात करता है? कौन 3.5 लाख लोग जो मर गए हैं हिंदुस्तान में, जो आपकी रिपोर्ट है, उनके लिए कौन माफी मांगने आपके आएगा? कौन है जिसने गंगा को चित्रा जी 2017 में आप शमशान और कब्रिस्तान के लिए आए थे और आज आपने शमशान बना के रख दिया है। और आपके जो प्यारे बाबा रामदेव हैं उन पे तो आप लगाम नहीं लगा पाए। सर जिस मुद्दे पर आए हैं आशुतोष वर्मा अपनी बात रखने, उसे मुद्दे पर रहे ना, उत्तर प्रदेश को लेकर आप मुद्दे पर रहे। आशुतोष जी प्लीज, रोज हम तमाम बातों पर डिबेट करते हैं लेकिन यूपी पर रहिए ना। मैंने आपसे जो सवाल पूछा सीधे से जवाब दीजिए आप उसका। नहीं उसका जवाब दिया है। यूपी में लोग मर रहे हैं, यही मेरा मुद्दा है, यही समाजवादी पार्टी का मुद्दा है। बोले पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं हम लोग बैठ के। मैंने शांति से सुना, हमारे कोई संयोजक नहीं आ रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, हम लोग सिलेंडर पहुंचा रहे हैं और यहाँ पे ये राजनीति खेल रहे हैं। वो एसडीजी के आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं कि उस ग्रोथ में कहां पर खड़ा है उत्तर प्रदेश, बताइए, जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने कोरोना को लेकर सवाल पूछा, मैं शांति से जवाब देता हूँ। मैंने आपको कहा कि WHO ने खुद कहा है कि उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा किया है और एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 करोड़ से अधिक टेस्टिंग करके, इतने बड़े 24-25 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी आप देखिए तमिलनाडु, केरल, राजस्थान इत्यादि से पीछे रहा है संख्या में। दूसरी बात यहाँ कहना चाहूंगा, 242 से अधिक टेस्टिंग लैब बनाया। देश में सबसे बड़ा जो प्लाज्मा बैंक था वो लखनऊ में बनाया गया। 64,000 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क बनाए गए। 30 मेडिकल कॉलेज के मैंने आपको बात किया है। लेवल 1, 2 और 3 के कुल 674 चिकित्सालय पूरे उत्तर प्रदेश में। और देखिए 12 दिन के लिए खुद एडमिट रहने के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री, फिर आप लोग सब बीच में क्यों बोलते हैं? मैं तो कभी बीच में, देखिए इसके बाद मैं सबके बीच में बोलना चालू करूंगा, मैं तो बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग इतना, भाई साहब पहले तो आप अखिलेश जी को बोलिए, वो जाके माफी मांगे, कम से कम मुलायम जी ने वैक्सीन लगाया। आप बताइए, आप लोगों ने कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है और उत्तर प्रदेश के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए था। आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आप बताइए किस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में, मैं आपको चित्रा जी एक एक करके उनकी बात पूरी हो जाए, उनकी बात एक बार पूरी हो जाए। आशुतोष उसके बाद आप बोलिएगा, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आ रहा। आशुतोष प्लीज, अखिलेश जी ठीक है, वो कह रहे हैं कि लाखों लाख लोगों की जान गई, उस पर जवाब दीजिए। ठीक है आशुतोष जी प्लीज, आपने बोल लिया, जवाब सुन लीजिए। चित्रा जी मैं कुछ हकीकत यहाँ रखने वाला हूँ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता जो वहाँ जा रहे, कर्मी जो जा रहे हैं वैक्सीनेशन के, उनको पिटवा रहे हैं। कानपुर में देखिए बाराबंकी में लोग नदी में कूद पड़े, मगर वो कह रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे। इस प्रकार का, और आज बाध्य होकर मुलायम सिंह यादव जी को निकलना पड़ा और मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि मैं वैक्सीन लगवाऊंगा ताकि जो समाजवादी पार्टी भ्रम फैला रही है उस भ्रम से शर्म, आप वो बाइक चलाइए। क्या अखिलेश यादव जी ने नहीं कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है? क्या अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है? अखिलेश यादव ने कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है। शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को। और आप लोग शासन की बात कर रहे हैं, अरे टोटी चोरी कर लेते हैं आप लोग, तो भ्रष्टाचार में यहाँ तक लिप्त है, नाक तक लिप्त है भ्रष्टाचार में, टोटी चोरी कर लेते हैं, टोटी तक नहीं छोड़ते हैं आप लोग शासन। ठीक है, ये आपस में दोनों लोग नहीं बोलेंगे। आशुतोष जी प्लीज, एक बार संबित की बात खत्म हो जाए। संबित पात्रा जी ठीक है, आशुतोष जी प्लीज, अखिलेश, बाकी लोग भी जोड़ना चाह रहे हैं। संबित पात्रा जी, लेकिन फिर से आते हैं उसी मुद्दे पर जिस पर डिबेट की हमने शुरुआत की थी। आप अखिलेश जी पर निशाना साधते रहिएगा कि वैक्सीन को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया था, लेकिन ये जो ट्विटर हैंडल है इस पर भी बोलिए ना, ये क्या खिचड़ी पक रही है? ट्विटर हैंडल से पीएम, कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर आपकी सरकार हो, जहां पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को हटा दिया गया हो। ये यूपी में ऐसा क्यों हुआ?
देखिए चित्रा जी, ये ट्विटर और ट्विटर हैंडल के अंदर क्या है मैंने देखा नहीं। और ये देखिए, ट्विटर से इलेक्शन जीता जा सकता है, ये केवल प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा भी वैसे आज उतर गए हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में, वो भी फेस बन सकते हैं। अभी उन्होंने कुछ ट्वीट किया है, उसको भी देख लीजिएगा। तो उनके लिए ट्विटर ये है कि दिल में है मोदी जी। अरे तस्वीर दिल में चस्पा हो रहा, राम मंदिर बना दिया मोदी जी ने। ये चचा जान फिर से आ गए, राम मंदिर बना दिया मोदी जी ने, दिल में चस्पा हो रखा है उनका तस्वीर। अब ये ट्विटर खेले जाके एमएच खान साहब, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा प्लीज। अखिलेश जी को जोड़ना चाह रहे हैं, वो प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर रहे हैं, तो उस पर अखिलेश जी जवाब देंगे। मैं बोलूं जल्दी से प्लीज अपनी बात खत्म कीजिए संबित। अभी मुझे चचा जान जी ने किसानों के बारे में पूछा था, 10 सेकंड में मैं चचा जी को जवाब दे दूं। देखिए चचा जी, भट्टा परसोल में जिन लोगों ने गोली, देखिए बिजली के दर के बारे में बता दो चचा जी, बेटा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज मत बोलिए बीच। बिजली के दर चचा जी, चित्रा जी आप जरा प्लीज हम लोग में से बता दो ना बेटा। एमएच खान साहब, खान साहब को जरा साइड रखिए, बता दो इनको जरा हाथी के पीछे छिपा दीजिए, मैं बोल देता हूँ उसके बाद बेटा तो कहूंगा, क्या कहूंगा। अरे मैं चचा जी हाथी के पीछे बिजली का कितने में खरीदते हो, अरे बता रहा हूँ चचा जी, आप शांत रहोगे तभी तो बताऊंगा। चित्रा जी जरा चचा जी को हाथ, आप चुप हो जाइए, तब जवाब ले लेते हैं उधर। अखिलेश जी, उनका भी समय आप खराब कर रहे हैं। प्लीज खान साहब, प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर। ठीक है। देखिए, पहले किसानों के बारे में बोलना अनिवार्य है। कुछ आंकड़े में रख रहा हूँ 10 सेकंड के अंदर। 2.42 करोड़ किसानों को 28,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान निधि के सम्मान निधि के माध्यम से 36,000। क्यों आपके लिए किसान महत्वपूर्ण नहीं है क्या? चचा जान, चित्रा जी, बिजली का बताऊंगा, पहले किसान सुनो। देखिए, मुझे लग रहा है ना कि बाकी लोगों को भी आप चर्चा में शामिल करवाना चाहिए। खान साहब, एक सेकंड। खान साहब, आपसे जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आप दे देनी है। बिजली पर आप लगातार 5 बजे से एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं, बिजली का। आपके सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन सड़क पर उतरकर विपक्ष भी तो कुछ करे ताकि सरकार को घेरे। खाली टीवी पर और ट्विटर पर ही घेरने का काम करेंगे क्या आप लोग? एक सेकंड, यूपी की जनता देख रही है। जल्दी से आप अपनी बात एक लाइन में पूरी कीजिए। अखिलेश जी को लेकर आपने सवाल खड़े किए हैं, वो जवाब देना चाहते हैं। खान साहब प्लीज, खान साहब की आवाज डाउन कीजिए प्लीज। समय पात्र अपनी बात पूरी कीजिए। दोनों हाथी चिंगाड़ना बंद करें तभी तो शेर आएगा। नहीं, मैं एक लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। बिल्कुल, किसानों के लिए 36,000 करोड़ रुपया, 86 लाख किसानों का ऋण माफी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और सबसे बड़ा विषय जो बताना चाहूंगा, 1.25 लाख करोड़ ये गन्ना किसानों का भुगतान 4 वर्षों में किया गया, रिकॉर्ड भुगतान है। जबकि पहले 5 वर्षों में केवल 95,000 करोड़ रुपए भुगतान किया गया था। भट्टा परसोल में मायावती जी ने गोली मार के किसानों को मौत के घाट में लिटा दिया था, वो आज यहाँ किसानों के बारे में पूछ रहे। बिजली, मुझे बिजली के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उत्तर प्रदेश में रहता है, अखिलेश चचा जी आप ही बता दो बिजली की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में, पहले स्थिति क्या थी। और मैं जनता से अखिलेश जी को अब मैं लेकर आती हूँ, लेकिन वो किसान जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, संबित पात्रा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, उनका भी तो ख्याल करिए। जब भी किसानों की बात होगी तो 7 महीने तकरीबन होने जा रहे हैं, उनका ख्याल और सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन अखिलेश जी, मैं सीधे आपके पास होती हुए, उनके पास तो योगी जी हैं, आपके पास कौन है उत्तर प्रदेश में? प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी उनके सामने, आप होंगे उनके सामने, कोई और चेहरा होगा। योगी जी के सामने कांग्रेस का चेहरा कौन होगा उत्तर प्रदेश में? थोड़ा धीरे से सुनिए। अब मैं गन्ना किसानों से शुरू कर देता हूँ। गन्ना आज के तारीख में, आज के फिर बोला, फिर आपने बोला आदत सुधार लो भाई। आप बोलो गन्ना किसानों को भुगतान किया, मैं बता रहा हूँ भाई, गजब की बेशर्मी है, गजब की बेशर्मी है। मैंने तो आपके बीच में बोला नहीं, एक बार उनकी बात पूरी हो जाने, मैंने तो आपके बीच में बोला नहीं। नहीं बोल रहे हैं, अखिलेश जी हम भी नहीं बोल रहे, नहीं होता है। ठीक है, गुस्साइए मत, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। चचा जी बोलिए। अखिलेश जी, ब्लड प्रेशर मेरा नहीं बढ़ता है, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। आज के तारीख में 14,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का यूपी में बकाया है, आज के 1 साल से। और गेहूं के दलाली और गेहूं की खरीद में कितना बड़ा घोटाला है। अभी भी 55 लाख मीट्रिक टन के जगह पे मात्र 38 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद हुई है। अब देखिए, बात दरअसल में ये है कि बीजेपी के नेता यूपी के कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होगा तो हम जीतेंगे। योगी जी कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होगा तो हम हारेंगे। योगी जी की कहते हैं हमारे चेहरे चुनाव तो हम जीतेंगे। अरे आपका चेहरा में योगी जी को जीतना पड़ा, और इसीलिए योगी जी ने और बीजेपी ने मोदी जी को अपने किसी भी वेबसाइट
होर्डिंग, सरकारी होर्डिंग, प्राइवेट होर्डिंग, भाजपा का ट्विटर हैंडल, ये तो हमसे ज्यादा मोदी जी को कर रहे हैं। और सुनिए, ये ट्विटर की ये कहते हैं, फिर बीच में बोला आदत हो गई, आदत जानना चाहते हैं ना कौन लड़ेगा। मैं बता रहा हूँ। अब ये कहते हैं कि ट्विटर में नहीं खेलता। अरे भाई, आपके कुछ आकाओं के ट्विटर के ब्लू टिक हट गए थे, पूरी सरकार कोमा में चली गई थी। एक महीने बहस करते हो कि मोदी जी के 60 मिलियन ट्विटर फॉलोवर हो गए, उस पर एक महीने बहस करते हो। और यहाँ सुपड़ा साफ कर दिया है, था पहले, तो अब बता रहे हो कि हमें पता नहीं। अखिलेश जी, अब जरा मुद्दे पर आ जाते हैं ना। आप बताइए ना, आपका चेहरा कौन होगा? आप मतलब इतना योगी मोदी जी इतना कर चुके, आप अपना भी तो बताइए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आप होंगे, कौन होगा? उत्तर प्रदेश में विपक्ष की अभी तक नहीं दिखा आपको। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाते प्रियंका गांधी। ओह, अच्छा। कई दर्जन मुकदमे उनके ऊपर हुए, उनको जेल में अरेस्ट किया गया, जेल बना करके मिर्जापुर में उनको डिटेन किया गया। उनको मानोगे नहीं, तुम्हारे डीएनए में फुटबॉल आ गया है। जब तक चार की तुमको लोग नहीं लगाते हैं, मैं उत्तर की भाषा का प्रयोग नहीं करता, लेकिन तुम हो आपके बीच में कोई भी बोल रहा था, आपने अखिलेश जी मेन मुद्दे पर आइए ना। तो आपने कहा कि प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ के सामने कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगी। जितने अवसर आए, यही समझ में आया, जितने अवसर आए, प्रियंका गांधी इस प्रदेश में सड़क पे लड़ती हुई दिखी। चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे सब बहुओं की बात हो, चाहे शिक्षा मित्रों की बात हो, और चाहे सरकारी कर्मचारियों की बात हो, चाहे स्कूल को कोरोना में सीबीएसई बोर्ड का बात करना हो, चाहे डॉक्टर जो कोरोना में घोषित क्यों नहीं कर देते हैं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव होगा, जीतेंगी, में कवर नहीं किया, मुख्यमंत्री वही बनेंगी। हर मुद्दे पे वो लड़ती दिखी है इस बीच में। वो तो ट्विटर में लड़ रही है, कोई और दल दिखा है छोड़ के, वो कहां सड़क पे 9,000 मुकदमे हुए हैं कांग्रेस जनों में उत्तर प्रदेश में, और 20,000 मुकदमे भाजपाइयों और अपराधियों से, भाजपा परस्त अपराधियों से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जो क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, क्रिमिनलों से मुकदमे वापस करती है, क्रिमिनलों को अपने साथ रखती है। ठीक है, क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट में सज्जन लोगों का सवाल ठीक है, आपकी बात हो गई अखिलेश जी, आपकी बात हो गई है। जल्दी से समित बात में जवाब दीजिए। शांतनु जी भी को जोड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है, प्रियंका गांधी जिन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया है मुख्यमंत्री के सामने विपक्ष के चेहरे के तौर पर। मैं तो सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी जो कि मतलब अध्यक्ष कैंडिडेट तो थे ही पहले, अभी भी अध्यक्ष कैंडिडेट है, मैं मानता हूं, वो वायनाड छोड़ करके अमेठी के लिए अगले चुनाव में आएंगे? क्या इस बार वो कैंपेनिंग करने उत्तर प्रदेश में आएंगे? या राहुल गांधी से ना हो पाया इसलिए प्रियंका जी को आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? और सड़क पे, और सड़क पे कहां लड़ रही है? अरे सड़क पे, सुनिए ना, सड़क पे नहीं लड़ रही है प्रियंका गांधी, ट्विटर पे। अरे ट्विटर सड़क नहीं होता है। प्रियंका गांधी रोज सुबह उठ के, मेरे पास वक्त की कमी है, आप लोगों को रोकते हुए जल्दी से एक लाइन में अखिलेश जी, एक लाइन में प्लीज। शांतनु गुप्ता कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज एक लाइन में बोलिए। सवाल ये है कि मोदी जी यूपी में घुस पाएंगे कि नहीं योगी जी के रहते? मोदी जी की एंट्री उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी में आएगी नहीं? अमित शाह जी की एंट्री यूपी में हो पाएगी कि नहीं योगी जी के रहते? क्योंकि उन्होंने जो मैसेज दिया, मतलब आपको बीजेपी की ज्यादा चिंता है, कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा बोला करिए ना सर, आप प्रवक्ता है कांग्रेस के। ठीक है अखिलेश जी। शांतनु गुप्ता जी, योगी के रहते हैं मोदी जी। ठीक है सर, ठीक है सर। प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ के सामने कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगी? शांतनु गुप्ता जी, और आप सोशल मीडिया पर भी कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। देखिए चित्रा जी, कांग्रेस का पिछले 3 दशक से 5 से लेकर 7% वोट शेयर है उत्तर प्रदेश में। चाहे कोई भी चुनाव देख लीजिए, कंसिस्टेंट है। अगर वो 5 से 6% से 35, 36, 40% वोट ले आएगी और प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो इससे बड़ा अजूबा मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। लेकिन देखिए, उनका प्रवक्ता है, उनका काम है उनके सपोर्ट करना। आप जो सोशल मीडिया का पेज दिखा रही थी, बस मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, वो जो सोशल मीडिया का बैनर है उत्तर प्रदेश के पेज पे, वो 2019 से है। उसके पहले जब महेंद्र नाथ सिंह पांडे जी थे तब भी वैसे है, वो पेज वैसा का वैसा ही है। असम के पेज में कुछ और है, असम के पेज में कुछ स्कीमें लगी हैं, तो सारे अपने अपने तरह से पेज बनाते हैं। जब 14 का चुनाव हुआ, 17 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, मोदी जी का चेहरा था उसमें। तो मेरे ख्याल से लोग ना खींच के ला रहे हैं कहीं कहीं से बातें, कि कहीं तो ढूंढ ले कैसे मैं मोदी और योगी में कुछ रिफ्ट दिखा दूं और जूसी स्टोरी क्रिएट कर दूं। तो उसमें कोई भी स्टोरी नहीं है, उसमें वो पैसे योगी के सामने कौन बड़ी चुनौती पेश कर पाएगा? एक लाइन में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी या फिर बहन मायावती जी? देखिए, अगर छोटी मोटी चुनौती किसी से है तो अखिलेश यादव से है, क्योंकि लेकिन उनका भी वोट पिछले 3 चुनावों में 20% रहा है और भाजपा का वोट परसेंट 40 से 50% रहा है। तो मुझे कोई ऐसा विश्लेषण कभी नहीं देख पाया कि किसी का वोट 20% से 45% जंप कर जाएगा।
तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चुनौती होगी, लेकिन अगर अपोजिशन कोई छोटा मोटा है तो वो अखिलेश यादव। चलिए ठीक है, बड़ी चुनौती आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव ज्यादा बन पाएंगे योगी आदित्यनाथ के लिए, प्रियंका गांधी नहीं बन पाएंगी, क्योंकि 7 से 8% के बीच में ही लगातार उनका वोट बैंक बना हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या कोई बड़ा कमाल कर पाएगी? गठबंधन उन तमाम पार्टियों के बीच जिन्होंने बीते 5 वर्षों में बहुत सारे प्रयोग किए लेकिन संयोग उनका बन नहीं पाया। 2022 में किसके पक्ष में क्या होता है? और उत्तर प्रदेश को क्या योगी पसंद है, प्रियंका गांधी पसंद है, अखिलेश यादव, मायावती या फिर कोई और? इस पर रहेगी हमारी नजर। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था कि यूपी विधानसभा चुनाव में योगी मॉडल चलेगा। आपकी जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 75% ने हाँ कहा है, जबकि 75% ने नहीं कहा है। यकीनन ये 75% बीजेपी को तो खुशियां देने वाला है, लेकिन क्या यही कंसिस्टेंसी अगले 6 महीनों में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बनी रहेगी या तस्वीर बदलेगी? इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।